है। आशा करते हैं कि जो वीडियो लेक्चर पब्लिश किए गए हैं, जो वीडियो लेक्चर डाले गए हैं, उसे आप लोगों ने देख लिया होगा। नागार्जुन की जो कविताएं हैं, उन कविताओं की बात हम लोग इस समय कर रहे हैं। नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है, गुलाबी चूड़ियाँ, कालिदास, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, हरिजन गाथा, ये सारी कविताएं हैं जो लगभग कुछ कविताएं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हैं, कुछ देखेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में हैं, कुछ देखेंगे यूपीएचएससी हायर के पाठ्यक्रम में हैं। तो इसलिए एक एक छोटी छोटी जो कविताएं हैं वो कराई जा रही हैं, पब्लिश कर दिया जा रहा है, ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो ज़रूर देख सकें। और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनसे मेरा कहना है कि इस चैनल को एक बार आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विकल्प के रूप में, कि बाय द वे अगर कभी कोई टेक्निकल समस्या आ जाती है कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल पर, तो कम से कम आपके पास एक विकल्प रहेगा कि जिससे आपको सारा मैटर मिलता रहेगा। वैसे आज जो हमारा पेड बैच है, पेड बैच में, नए बैच में कॉम्पिटिशन एकेडमी पर आप सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी साहित्य का भक्तिकाल प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आज भक्ति आंदोलन का उद्भव कराया गया है। 5 दिन इसमें लगेगा। कल हम लोग निर्गुण काव्यधारा के तहत ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करेंगे, यानी एक दिन ज्ञानाश्रयी शाखा, एक दिन प्रेमाश्रयी शाखा, फिर सगुण काव्यधारा के तहत एक दिन राम भक्ति काव्यधारा, एक दिन कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो अभी 4 दिन का समय और लगेगा। आज अभी प्रारंभ हुआ है भक्ति आंदोलन का उद्भव, और फिर उसके बाद में रीतिकाल की बात करेंगे। तो पेड बैच में ये चल रहा है। अगर आप भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पर फ़ोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं पेड बैच के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नागार्जुन जी की जो आज की कविता है, आज की कविता गुलाबी चूड़ियाँ हैं। गुलाबी चूड़ियाँ कविता आप देखेंगे हायर के पाठ्यक्रम में है। बाकी इससे पहले हम लोग अकाल और उसके बाद कविता की बात कर चुके हैं, कालिदास कविता की बात कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब इनका अगली कविता पर वीडियो दिया जाए, चाहे वो बादल को घिरते देखा है कविता हो, चाहे खुरदरे पैर हो, मनुष्य हो, यानी जिस भी कविता का लेक्चर कल दिया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नागार्जुन जी के बारे में मैंने आप लोगों को जब पहले दिन लेक्चर कराया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इनका पहला संग्रह युगधारा है। इन्होंने युगधारा में जो भी कविताएं संकलित है उसकी विषय वस्तु आप देखेंगे तो कृषकों, पीड़ितों, शोषितों के प्रति कविताएं उसमें इन्होंने लिखा है। बाकी इनका बचपन का नाम ठक्कन मिश्र है, वैद्यनाथ मिश्र भी है। हिंदी में मैथिली उपनाम से लिखते थे, मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे, काशी में रहते हुए वैदेह उपनाम से लिखा है। और 1936 में सिंगल में विद्यालंकार परिवेश में ही इन्होंने नागार्जुन नाम रखा। मित्रों के बीच में नागा बाबा के नाम से जाने जाते हैं, संस्कृत में चाणक्य उपनाम से जाने जाते हैं। और ये वही नागार्जुन जी हैं जिन्हें आधुनिक तुलसी भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों के लिए एक प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक तुलसी किसे कहा जाता है। तो आधुनिक तुलसी इसी नागार्जुन जी को कहा जाता है। नागार्जुन जी के पिता का नाम गोकुल मिश्र था, माता का नाम उमा देवी था, पत्नी का नाम अपराजिता था। पत्नी के याद में इन्होंने सिंदूर तिलकित भाल जो कविता लिखा है उसका भी जिक्र मैंने किया है, इनके उपन्यासों का जिक्र मैंने किया है। तो खैर अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुलाबी चूड़ियाँ, ये जो गुलाबी चूड़ियाँ कविता है, यह कविता 2 पात्रों के बीच में कही गई है। एक तो लेखक यानी कवि के बीच, और दूसरा बस ड्राइवर के बीच। बस ड्राइवर तो यह लेखक और बस ड्राइवर यानी 2 पात्रों के बीच में एक भावनात्मक संवाद के रूप में ये कविता लिखी गई है, कही गई है, जिसमें एक पिता का अपने बच्ची के प्रति प्रेम दिखाया गया है। यानी गुलाबी चूड़ियाँ पिता के वात्सल्य और बच्ची के निश्चल
प्रेम का यहाँ पर गुलाबी चूड़ियाँ प्रतीक है। गुलाबी चूड़ियाँ किसका प्रतीक है? तो बस ड्राइवर के वात्सल और बच्ची के निश्चल प्यार की प्रतीक है। छंद मुक्त कविता है, इसमें किसी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, छंद मुक्त कविता है। आधुनिक युग की कविता है, प्रगति की कविता है, किसी भी छंद का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। प्रगति की कविता है। आगे की ओर बढ़ते हुए आप क्रम में देखेंगे तो प्रगतिवाद की कविता है, प्रगति की कविता है। और इसी के बारे में, प्रगति के बारे में रांगे राघव ने कहा है, रांगे राघव का एक कथन है कि प्रगति जीवन को नया दर्शन देती है। प्रगति जीवन को नया दर्शन देती है, नया ही आधार रखकर नया भवन बनाती है, परंतु अपनी ही आधारशिला के रूप में अपने लहू से पुरानी संस्कृति की मजबूत ईंटों को चुन चुनकर चिनती है और तब उस पर नई संस्कृति का भवन बनता है। और ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे कि नागार्जुन जी की जो विषय वस्तु है वो कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। आइए इस कविता को देखते हैं। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी, बस के रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। बस के रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुक कर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। तो यहाँ पर जो ये काव्य पंक्ति दी गई, इस काव्य पंक्ति के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेना है, जिस पर विशेष ध्यान रखना है। प्राइवेट बस का ड्राइवर, क्योंकि वहाँ पर पूछा जा सकता है गुलाबी चूड़ियों के बारे में सत्य कथन कौन सा है। ट्रक ड्राइवर लिखा जा सकता है या सरकारी बस का ड्राइवर लिखा जा सकता है, तो इसे ध्यान दें। प्राइवेट बस का ड्राइवर, बच्ची की उम्र कितनी बताई गई, 7 साल। चूड़ियाँ कहाँ लटकी हुई हैं, सामने गियर पर। कितनी चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों की संख्या कितनी है, 4 चूड़ियाँ हैं। किसकी चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं। तो इसमें इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यह कहा गया कि इस पंक्ति में नागार्जुन जी ने यह कहा है कि बस ड्राइवर के वात्सल्य का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि वह किसी निजी बस का चालक है। प्राइवेट बस यानी निजी बस का चालक है, लेकिन यह न समझो कि वो सामान्य बस चालकों से समान क्रूर और कठोर है। वो 7 साल की बेटी का पिता है। उसने बस के गियर के ऊपर लगे हुए हुक पर कांच की 4 चूड़ियाँ लटका रखी हैं और वह चूड़ियाँ बस की गति के साथ साथ हिलती रहती हैं। और अचानक कवि ने चालक से पूछ लिया कि ये चूड़ियाँ क्यों लटका रखी हैं। तो यह प्रश्न सुनकर चालक अचकचा गया। उसे ऐसा प्रश्न पूछे जाने की कोई आशा नहीं थी। कहने का भाव ये है कि बसों के चालक जो होते हैं वो केवल क्रूर और कठोर ही नहीं होते हैं, उनमें भी अपने बच्चों के प्रति ममता होती है। वे बच्चों की खुशी को सदा अपनी नज़र के सामने रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुलाबी चूड़ियाँ कविता में प्रश्न पूछने का कारण क्या है। प्रश्न पूछने का कारण क्या है? तो प्रश्न पूछने का कारण यह है कि जिस तरीके से उसका रोबीला चेहरा दिख रहा था, तो कवि ने सोचा कि इससे प्रश्न पूछने पर यह भाव मालूम हो जाएगा कि वाकई में जिस तरीके से इसका रोबीला चेहरा है, जिस तरीके से ऊपर से कठोर, निर्मम, निर्दय दिख रहा है, क्या उसी तरीके से इसकी भावना भी है। लेकिन प्रश्न पूछने से यह पता चलता है कि उसकी भावना एकदम सरल है, वात्सल्य है उसमें, प्रेम है उसमें। तो प्रश्न पूछने का कारण था भावनाओं का पता लगाना। प्रश्न पूछने का कारण क्या था? प्रश्न पूछने का कारण था भावनाओं का पता लगाना। अब इसके बाद में आगे की कविता में कहा गया है कि अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया। अब यहाँ पर बच्ची के बारे में कहा गया कि क्या कहा जा सकता है बच्ची को, मुनिया कहा है। टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा के नज़रों के सामने। यानी यहाँ पर यह कहा है गुलाबी चूड़ियों के माध्यम से एक ऐसे रोबीले ड्राइवर की ममता का चित्रण किया गया जो कि लंबी डरावनी मूछें हैं, रौबदार चेहरा है, प्रौढ़ व्यक्ति है,
तो उसने कवि से अत्यंत विनम्र भाव से, बहुत ही विनम्र भाव से कहा हाँ साहब, मैं अपनी मुनिया को बहुत समझाता हूँ, लाख कहता हूँ नहीं मानती, मैं अपनी मुनिया को बहुत समझाता हूँ कि इन चूड़ियों को बस के गियर से हटा लो, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी लड़की है, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने, और इतनी बहुत ज़िद्दी लड़की है, नहीं मानती है। उसी ने अपनी यह पूंजी, उसकी पूंजी क्या है, लड़की की पूंजी क्या है, गुलाबी चूड़ियाँ, और ये गुलाबी चूड़ियाँ यानी वो अपनी पूंजी कई दिनों से अपने पिता की आंखों के सामने लटका रखी है। तो कहने का आशय ये है कि बस चालक जो दिखने में बहुत ही, उसका चेहरा भयानक है, ऊपर से देखने में रोबीला है, भयानक है, लेकिन वास्तव में उसके मन में भी भावना की तरलता है। अपनी बिटिया के प्रति जरा से आग्रह को भी वो नहीं टाल सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें बच्ची के प्रति प्रेम के माध्यम से एक साधारण मनुष्य के जीवन में प्रेम के महत्व को दर्शाया गया। और ये छंद मुक्त कविता है। अगर इसमें भाषा की बात करें तो जिस तरीके से भाषा का प्रयोग देख रहा है आपको, ये सहज खड़ी बोली है। कैसी बोली? तो सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया और प्रवाह युक्त भाषा है। ऐसा नहीं कि कहीं पर खड़ी बोली तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो, एकदम प्रवाह युक्त भाषा है। आगे कहते हैं कि मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती ही चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल, बड़ी बड़ी आंखों में तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्नों पर। और अब वह निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर। तो यहाँ पर कवि द्वारा ये कहा गया है कि साहब, ये चूड़ियाँ मेरी नन्ही मुन्निया ने जो लटकाई है, मैं सोचता हूँ कि ये चूड़ियाँ मेरा क्या बिगाड़ रही हैं, क्या नुकसान कर रही हैं, किस अपराध से मैं इनको यहाँ से हटा दूँ। और यह कहकर उस चालक ने कवि की ओर एक बार देखा, कवि ने उसकी बार देखा, उसके आंखों में झांका और यह अनुभव किया कि चालक बड़ी बड़ी आंखों में पवित्र कोमल स्नेह टपक रहा है। उसकी आंखों में पुत्र के स्नेह के कारण वात्सल उमड़ आया है। इस नन्हे से प्रश्न पर वो चालक इतना कोमल हो उठा। इसके बाद वो चालक फिर से अपनी नज़रें सड़कों पर गड़ाकर और पुनः बस चलाने में व्यस्त हो जाता है। तो बस चालक का हृदय अपनी कन्या के प्रति अपार ममता से भरा हुआ था और उसी पवित्र वात्सल्य के कारण वह अपनी बिटिया का हर कहना मानता है। और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। यूँ तो बस यूँ ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। कभी यहाँ पर कहते हैं कि चालक के वात्सल्य को देखकर, उसकी भावुकता को देखकर कहते हैं, हाँ भाई चालक, मैं भी एक पिता हूँ। तुम्हारे हृदय के वात्सल्य को मैं भली भांति समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। मैंने तो बस ऐसे ही जिज्ञासावश तुमसे चूड़ियों के बारे में पूछ लिया, वरना ये नन्ही सी कलाइयों पर शोभित होने वाली गुलाबी चूड़ियाँ किसे नहीं अच्छी लगती हैं। यानी ड्राइवर की वात्सल्य भावना को देखकर स्वयं कभी भी भावुक हो जाता है और सभी पिता अपनी संतान के प्रति ऐसे ही वात्सल्य भाव रखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि नागार्जुन ने एक बार आप देखेंगे कि उन्होंने पत्र लिखा था रामविलास शर्मा को एक बार पत्र लिखा था नागार्जुन जी ने। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कवि तो नहीं, मामूली साहित्यकार भी नहीं, हाँ आदमी बनने की कोशिश ज़रूर है। आदमी बनने की कोशिश मतलब ये साधारण व्यक्ति। जिस तरीके से यहाँ पर कवि एक अपने आप को साधारण व्यक्ति के रूप में, एक साधारण पिता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। समाज में जैसी मान्यताएं हैं, समाज में जैसा पिता के प्रति, बच्चों के प्रति पिता का एक प्रेम होता है, उस तरीके से दिखाया गया। तो नागार्जुन रामविलास शर्मा को लिखे पत्र में कहते हैं कि मैं कवि तो नहीं, मामूली साहित्यकार भी नहीं, हाँ आदमी बनने की कोशिश ज़रूर है। लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि नागार्जुन को आधुनिक तुलसी भी कहा जाता है, प्रभाकर माचवे भी इन्हें एक जन कवि के रूप में देखते हैं। प्रभाकर माचवे का नाम आपने सुना होगा।
प्रभाकर माचवे ने नागार्जुन को एक सच्चा जन कवि माना है और कहा है कि नागार्जुन की कविता ने एक जन कवि की रचना की भांति युग जागरण में भी योग निश्चित रूप से दिया है। हिंदी कविता और आलोचना में फैले कुहासे को अंशतः दूर किया है। कविता के समझदार रसिक का मन स्वास्थ्य बढ़ाया है। तो ये कहा गया है। वैसे जहाँ तक जन कवि की बात है, प्रभाकर माचवे ने जो जन कवि कहा है, इसी जन कवि पर एक बात और याद आती है। इसी जन कवि पर जो कहा गया इनको जन कवि प्रभाकर माचवे के द्वारा, इसी जन कवि पर याद आता है नामवर सिंह ने भी कहा है। इसी जन कवि के आधार पर याद आया, नामवर सिंह ने कहा है कि जन कवि के रूप में नागार्जुन को सबसे बड़ी उपलब्धि है कविता के कलात्मक सौंदर्य की बलि चढ़ाए बिना कविता को सर्वजन सुलभ बना देना। ये नामवर सिंह ने कहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कथन आपको मिलेंगे। लगातार पेड बैच में पढ़ाया भी जा रहा है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक एक तथ्य क्लियर कराया जाता है। आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को द गुरु एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए या टेस्ट सीरीज़ का वीडियो डाला जाए वो आप तक ज़रूर पहुंच सके और इसी तरीके से आप लोगों की मदद होती रहेगी और एक एक तथ्य आप पढ़ते रहेंगे। इस पर देखते हैं, अगर संभव हो सका तो किसी दिन लाइव भी करा दिया जाएगा आप लोगों को। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही नागार्जुन की अन्य कविताओं के साथ कल, यानी कल चाहे हम शासन की बंदूक की बात करें, चाहे खुरदरे पैर कविता की बात करें और चाहे बादल को गिरते देखा या मनुष्य हूँ कविता की बात करें, तो इनमें से किसी न किसी कविताओं की बात कल हम लोग करेंगे। तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।